नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर लंदन में हुआ हमला। बेटी मरियम बोली, इमरान को करें तुरंत गिरफ्तार। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी। कीव में बमबारी से 20 की मौत। मेयर का दावा, 300 शव दफनाए गए। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। 40,000 टन डीजल भेजा। आज फिर लगा महंगाई का झटका। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने दुनिया को डराया। संघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,226 केस दर्ज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए आज का दिन फैसले का दिन है। यह दिन इमरान खान की सियासी करियर को तय करने वाला है। संसद के भीतर इमरान खान को बहुमत साबित करना होगा, लेकिन नंबर गेम में वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। बावजूद वह हार मानने को भी तैयार नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले हिंसा न हो, इसके लिए राजधानी इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। इमरान खान के लिए आज तय हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के पीएम बने रहेंगे या अपने कार्यकाल से करीब 1.5 साल पहले ही कुर्सी छोड़ देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर आज होने वाली वोटिंग में जीत तो उन्हें सांसदों के समर्थन से ही मिलेगी, लेकिन इमरान खान अपने कार्यकर्ताओं को समर्थकों को उकसा रहे हैं और इस्लामाबाद में भीड़ जुटाने के लिए उन्हें बुला भी रहे हैं। पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। बहुमत के लिए नंबर गेम में पिछड़ चुके इमरान खान हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं और रोजाना टीवी पर आकर एक ही बात कह रहे हैं कि वो कप्तान है और कप्तान के पास जीत के कई प्लान होते हैं। कल शाम भी उन्होंने शमा टीवी पर इंटरव्यू दिया और यही दावा दोहराया। इमरान ने कहा कि मैच में कल धमाका होने वाला है। मैं तो हार नहीं मान रहा। अच्छा कैप्टन कभी हार के बारे में सोचता तक नहीं है। हमारे पास रणनीति है, कल सामने आ जाएगा। मैंने बेहद कम लोगों को अपनी रणनीति के बारे में बताया है। इमरान हार नहीं मानने का जो दावा कर रहे हैं, इसके लिए संसद में आज संयुक्त विपक्ष की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में बहुमत साबित करना होगा। इमरान की पार्टी के सभी सदस्यों को वोटिंग के दौरान संसद में मौजूद रहने और अविश्वास प्रस्ताव के लिए विरोध में वोट करने का आदेश दिया गया है, लेकिन इमरान के साथ बहुमत नहीं है। विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा है और इस दावे में दम तो दिखता है। लंदन में इलाज करा रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर भी हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक हमलावर पाकिस्तान के मौजूदा पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कार्यकर्ता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर हमले पर उनकी बेटी व पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान की गिरफ्तारी की भी मांग की है। यूक्रेन रूस युद्ध का 40वां दिन है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले तेज करते हुए आसमानी बमबारी जारी कर दी है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस बीच कीव के मेयर ने दावा किया है कि करीब 300 से ज्यादा शवों को दफनाया गया है। दरअसल रूसी सेना ने कीव से पीछे हटते वक्त बूचा में कत्लेआम मचाते हुए आसमानी बमबारी की है, जिसमें शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। सड़कों पर लाशें दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि रूसी सेना को जो कोई दिखाई दिया उसको गोली से भून दिया गया। वहीं कीव के मेयर ने दावा करते हुए कहा कि रूसी सेना के इस हमले के बाद करीब 300 लाशों को एक साथ दफनाया गया है। कीव में जंग कवर करने गए यूक्रेनी पत्रकार का भी शव मिला है। बताया जा रहा है कि 19 दिन से लापता थे, जिनका शव शुक्रवार को बरामद हुआ। वहीं इस सबके बीच यूक्रेन के इकोनॉमी को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। युद्ध के बीच यूक्रेन की आर्थिक सुधारों पर चर्चा की गई। बैठक का वीडियो भी जारी किया गया है। जेलेंस्की कह चुके हैं कि नाटो ने यूक्रेन को सदस्य न बनाकर गलती की है और इससे ये साफ हुआ है कि नाटो से भी जेलेंस्की का पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। आपको बता दें कि अब तक 65 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं और हंगरी में भी यूक्रेन के लोग को शरण मिल रही है। बुडापेस्ट में शरणार्थी औरतों और बच्चों ने हंगरी सरकार से यूक्रेन की मदद की भी अपील की है। श्रीलंका इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब श्रीलंका की जरूरतों की पूर्ति के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन डीजल की एक खेप भेजी है। भारत की ओर से इस तरह की यह चौथी सहायता है। सरकारी ईंधन इकाई सीलोन इलेक्ट्रिसिटी और बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय डीजल आपूर्ति से देश में जारी बिजली कटौती में थोड़ी राहत मिलेगी। श्रीलंका में बृहस्पतिवार को 13 घंटे तक बिजली की कटौती की गई, जो 1996 में बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल के दौरान 72 घंटे की कटौती के बाद दूसरी सर्वाधिक लंबी बिजली कटौती है। भारतीय उच्चायोग ने यहाँ ट्वीट किया,
भारत की ओर से श्रीलंका को ईंधन की आपूर्ति की गई है। $50 करोड़ के ऋण सहायता के जरिए भारतीय सहयोग के अंतर्गत 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक खेप कोलंबो में आज ऊर्जा मंत्री जेमिल लोकुच को सौंप दी गई। भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए $50 करोड़ की ऋण सहायता भी फरवरी में घोषणा के बाद श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए हाल ही में $1 अरब की ऋण सहायता की घोषणा की थी। उच्चायोग ने लिखा है कि ऋण सहायता के तहत यह चौथी खेप है। पिछले 50 दिनों में भारतीय कुओं से श्रीलंका के लोगों तक 2 लाख टन ईंधन की आपूर्ति की गई है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर 80-80 पैसे बढ़ गए, जिसके बाद राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 103 रुपए 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 94 रुपए 67 पैसे हो गई है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी कि मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद पिछले 13 दिनों के अंदर 11वीं बार ईंधन महंगा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 41 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 102 रुपए 64 पैसे हो गई है। यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत में 85 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि नवंबर की शुरुआत से मंगलवार तक ईंधन की कीमत स्थिर रही थी और उस दौरान केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। ओएमसी विभिन्न कारकों के आधार पर परिवहन ईंधन लागत में बदलाव करती है। आखिर कीमत में उत्पाद शुल्क मूल्य वृद्धि और डीलर का कमीशन भी शामिल है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के खिलाफ अभी भी लड़ाई जारी है। चीन में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि देश में 13,146 कोविड के मामलों की रिपोर्ट आई है, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद से सबसे अधिक है। संघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,226 केस दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने जानकारी दी है। देश के कई प्रांतों में बेहद ही अधिक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया है, जिससे लोगों के बीच एक बार दहशत का माहौल फिर से कायम है। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की ओर से एक बयान में कहा गया है कि संक्रमण की वजह से कोई नई मौत की सूचना नहीं है। वहीं संघाई में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। चीन के संघाई शहर में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया था। शहर के पूर्वी जिलों में रहने वाले लोग आज 5 दिनों के लॉकडाउन से बाहर आने वाले थे, लेकिन एक बार फिर से लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। संघाई के लाखों लोग गरीब और 2 साल बाद इस समय बेहद सख्त लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं। 28 मार्च को चीन के सबसे बड़े शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए 2 चरणों में लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में पूर्वी संघाई को 5 दिनों के लिए लॉकडाउन की योजना बनाई गई और इसके बाद शहर के पश्चिमी जिलों में अतिरिक्त 5 दिनों का प्रतिबंध भी लगाया गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर लंदन में हुआ हमला। बेटी मरियम बोली, इमरान को करें तुरंत गिरफ्तार। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी। कीव में बमबारी से 20 की मौत। मेयर का दावा 300 शव दफनाए गए। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। 40,000 टन डीजल भेजा। आज फिर लगा महंगाई का झटका। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने दुनिया को डराया। संघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,226 केस दर्ज। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1096 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 81 लोगों की मौत हो गई है। कल कोरोना के 1260 केस दर्ज किए गए थे और 83 लोगों की मौत हुई थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 1477 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 13,013 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,345 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,93,773 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,30,28,131 लोग संक्रमित हुए हैं। देश भर में मार्च के महीने से ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। लोगों को झुलसाती गर्मी ने मार्च में पिछले कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूरे देश में पिछले 125 साल में मार्च महीने में इतनी कभी गर्मी नहीं पड़ी है। इस साल मार्च का औसतन तापमान 33.10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 2010 में 33.9 डिग्री का रिकॉर्ड दर्ज था। अब अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अप्रैल में भी लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली में पिछले कई सालों की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप ने लोगों का घर से बाहर निकलना तक दुश्वार कर दिया है। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मार्च में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भीषण गर्मी पड़ने की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। मुश्किल ये है कि गर्मी का ये सितम अप्रैल के महीने में भी कम नहीं होगा, यानी इस महीने में भी कोई बारिश होने की कोई भी उम्मीद नहीं है और ना ही चुभती गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। ऐसे हालात में दिल्ली में कम से कम 8 से 10 दिन तक और रहेंगे और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो है अभी पिछले 2 दिनों से हवा चल रही है, जिसकी वजह से तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन आगे आने वाले कुछ दिनों में बारिश का अनुमान फिलहाल नहीं है। प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने के बाद पहले वाराणसी दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े तेवर में दिखे हैं। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया है। कहा है कि IGRS पोर्टल पर शिकायतों का त्वरित निस्तारण जरूरी है। इसमें किसी प्रकार का टाल मटोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्किट हाउस में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि IGRS पोर्टल पर आई शिकायतों को देखने से यह लगता है कि अधिकारी उसका निस्तारण करने के लिए बजाय केवल एक दूसरे पर निस्तारण की प्रक्रिया को टालते हैं। प्रार्थनापत्रों के निस्तारण को देखने से यह भी प्रकाश में आता है कि संबंधित समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है, लेकिन पोर्टल पर अधिकारी उसे निस्तारण दिखा देते हैं। इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की सुविधा अब दिल्ली रेल मंडल के स्टेशनों पर भी मिलेगी। ट्रेन के कबाड़ में बिकने वाले कोच इस तरह की पहल शुरू करने का निर्णय फिलहाल लिया गया है। 24 घंटे रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स में स्वादिष्ट भोजन की सुविधा यात्रियों को मिलेगी। इस मुहिम से रेलवे को 3.31 करोड़ रुपए की कमाई भी होगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर रेलवे ने भोपाल की तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी स्वादिष्ट व्यंजन परोसने के लिए रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स खोलने का निर्णय लिया है। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में भी इस तरह के रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। यात्री रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर खाने का ऑर्डर दे सकते हैं। रेल कोच रेस्टोरेंट में खाने का सर्व भी किया जाएगा, यानी कि यात्री बैठने की भी सुविधा होगी। वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने का स्वाद यहाँ लिया जा सकता है। दिल्ली रेल मंडल ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। इस कोच के डाइनिंग एरिया में 50 लोगों के खाने पीने की सुविधा होगी। कोच के सामने दोनों साइड में फूड स्टॉल खुलेगा, जहाँ टेक अवे काउंटर होगा। आउटडोर टेक अवे काउंटर पर स्नैक्स, चाय, कॉफी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गैंगस्टर शिब्बू गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक उर्फ गंजा, शाहरुख उर्फ भूरा और जितेंद्र उर्फ लंबू के रूप में हुई है। गैंग ने 16 फरवरी को लाजपत नगर इलाके में कपिल पवार नामक युवक पर गोलियां चलाकर दहशत फैला दी थी। हमले के बाद पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गैंग लीडर समेत बाकी आरोपी फरार थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 2 तमंचे और 11 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने बताया कि साजिश रंजिसन ने शिब्बू ने कपिल पवार पर 16 फरवरी को हमला किया था। उस समय कपिल अपनी कार लेकर दिल्ली आया था। आरोपियों ने कपिल पर गोलियां बरसा दी थी। घटना के बाद पुलिस ने 7 को पकड़ लिया था, जबकि बाकी आरोपी फरार चल रहे थे। इस बीच 29 मार्च को सूचना मिली कि गैंग दक्षिण दिल्ली में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। तो फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर लंदन में हुआ हमला। बेटी मरियम बोली, इमरान को करें तुरंत गिरफ्तार।
यूक्रेन पर रूस का हमला जारी, कीव में बमबारी से 20 की मौत, मेयर का दावा 300 शव दफनाए गए। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, 40,000 टन डीजल भेजा। आज फिर लगा महंगाई का झटका, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने दुनिया को डराया, संघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,226 केस दर्ज। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिस धरती से निकलकर महात्मा बुद्ध ने दुनिया भर में शांति का संदेश दिया, उसी धरती की काला नमक चावल की महक से अब पूरी दुनिया महकेगी। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जिले में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काला नमक चावल पर अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इस कारण काला नमक की गुणवत्ता बढ़ाने में जुटे कृषि वैज्ञानिकों को भी नई उम्मीद जगी है। विशेष संचार रोग नियंत्रण अभियान के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काला नमक चावल महात्मा बुद्ध के समय भी विख्यात था। उस कालखंड में काला नमक चावल का अनुसंधान हुआ। इस चावल की खुशबू पहले भी जिले में थी, जो अब देश में फैल चुकी है। महात्मा बुद्ध की तरह काला नमक चावल की खुशबू को पूरी दुनिया में महकाने का कार्य किया जाएगा। काला नमक चावल पर अनुसंधान होगा। अनुसंधान की प्रक्रिया थमने नहीं दी जाएगी। विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। चावल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभी से इस पर कार्य शुरू होने चाहिए। सिद्धार्थनगर में एक जिला एक उत्पाद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत काला नमक चावल का चयन किया गया है। इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में आए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है। वाराणसी के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार काला नमक चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ये चावल मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद भी है। काशी से गंगा और बागमती की डोर जुड़ेगी और नेपाली प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ से पशुपतिनाथ का नाता मजबूत करेंगे। नेपाली प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नेपाल और काशी के रिश्तों को मजबूत करेगी। रविवार को नेपाली प्रधानमंत्री का काशी में भारतीय संस्कृति के विविध रंग और कलाओं से भव्य स्वागत होगा और प्रोटोकॉल के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी करेंगे। पीएम व सीएम सड़क पर मार्ग से सीधे काल भैरव मंदिर जाएंगे। वहां दर्शन पूजन करने के बाद विश्वनाथ धाम जाएंगे। सीएम की अगुवाई में नेपाली पीएम को गर्भगृह में दर्शन पूजन कराया जाएगा। पूजन के बाद नेपाली पीएम को एक फिल्म के जरिए काशी विश्वनाथ धाम के इतिहास व निर्माण के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। इसके बाद नेपाली पीएम गंगा घाट पहुंचेंगे और धाम से मां गंगा का दर्शन करेंगे। इसके बाद पैदल ही वह साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ महादेव मंदिर जाएंगे और वहां रुद्राभिषेक करेंगे। मंदिर के सदस्यों के साथ नेपाली पीएम बैठक करेंगे। आधे घंटे के कार्यक्रम के बाद वह विश्वनाथ धाम होते हुए नदेसर स्थित होटल पहुंचेंगे। होटल में पीएम शेर बहादुर देउबा, सीएम योगी आदित्यनाथ व मंत्री और मंदिर के ट्रस्टी भी लंच करेंगे। ईडी ने अवैध रेत खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर हनी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। पूर्व सीएम चन्नी की साली का बेटा है। 18 जनवरी को उसके घर से करीब 8 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि उसके साथी के घर से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। हनी की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई थी जब कांग्रेस आलाकमान सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की तैयारी में था। चन्नी इस पद की दौड़ में सबसे आगे थे। हनी पर कथित अवैध रेत खनन मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधान के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने भूपिंदर सिंह हनी के आवासीय परिसर से कुल 10 करोड़ रुपए अधिक नकद और 21 लाख से अधिक मूल्य का सोना और 12 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी भी जब्त की थी। 8 करोड़ की राशि मोहाली से मिली थी। ईडी ने हनी के होमलैंड सोसाइटी सेक्टर से करीब 8 करोड़ रुपए जब्त किए थे।
सबसे ज्यादा साइबर ठगी और सर्च इंजन गूगल के जरिए की जा रही है। यह खुलासा साइबर सेल ने ऑनलाइन अपराध पर एक सर्वे के बाद किया है। सर्वे के मुताबिक साइबर अपराधियों के निशाने पर 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, जिन्हें अलग अलग तरीकों से ठगा जा रहा है। यह सर्वे चंडीगढ़ में साइबर सेल की डीएसपी रश्मि शर्मा यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पुलिस के साथ इंटर्नशिप कर रहे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी और एमसीएम और यूआईटी कॉलेज के लगभग 300 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है और घर घर जाकर ये सर्वे किया गया है। सर्वे में पुलिस ने कुल 1393 लोगों को शामिल किया था। इसमें 12 से 18 वर्ष के 14.9% और 19 से 25 वर्ष के 20.9%, 25 से 60 वर्ष के 58% और बाकी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया। सर्वे में शामिल कुल लोगों में 62.7% महिलाएं और 33.3% पुरुषों को रखा गया। इस दौरान सामने आया कि इंटरनेट के इस्तेमाल के वक्त लोग सबसे अधिक गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और स्नैपचैट पर सक्रिय रहते हैं। खास बात यह है कि साइबर ठगों की निगाहें भी इन्हीं वेबसाइट और ऐप्स पर रहती हैं और वो हर वक्त शिकार के तलाश में रहते हैं। इससे लोगों को बचाने के लिए चंडीगढ़ साइबर सेल ने जागरूकता मुहिम भी शुरू की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी चंडीगढ़ पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने महिला एवं बाल विकास को लेकर देश भर में चल रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा सबके सामने रखा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं व आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास के लिए पंजाब के मंत्रियों से बात हुई है। उन्होंने भी इस मामले में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि पोषण मिशन 2010 शक्ति वात्सल आंगनवाड़ी को मजबूत करके महिला शक्ति को मजबूत करना है। देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के विकास की बात कही थी। उसी का परिणाम है कि आज हर स्कूल में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था भी है। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने वहां मौजूद समाज कल्याण विभाग की महिलाओं के साथ फोटो भी खिंचवाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर लंदन में हुआ हमला। बेटी मरियम बोली, इमरान को करें तुरंत गिरफ्तार। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी। कीव में बमबारी से 20 की मौत। मेयर का दावा 300 शव दफनाए गए। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। 40,000 टन डीजल भेजा। आज फिर लगा महंगाई का झटका। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने दुनिया को डराया। संघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,226 केस दर्ज।